आप इसे क्या मानते हैं कि आप जाति आधारित आरक्षण लागू रहना चाहिए या फिर इसमें समीक्षा होना चाहिए? ये माचिस की तिल्ली है। जिसने भी जलाने की कोशिश किया वो स्वयं भस्म हो गए। और जब तक ये संविधान है तो आरएसएस प्रयास कर रहा है ना भाजपा संविधान को बदलने का। अगर कोई ऊंची जाति के लोग हैं और अगर वो गरीब हैं तो उनको भी आरक्षण के तहत समृद्ध बनाने की प्रयास होनी चाहिए। ये आप मानते हैं कि लालू यादव के पार्टी में आप विधायक हैं, महागठबंधन के मुख्य सचेतक हैं। लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि दलितों के, गरीबों के, शोषितों के आवाज़ है लालू, लेकिन उनके जब सरकार में रहे तो गरीबों के लिए स्कूल तो नहीं बनाया, चरवाहा विद्यालय बनाया। मुसहर का बेटा सुअर चलाता है। क्या किसी सरकार ने मुसहर के बेटे को सुअर चराने के साथ साथ शिक्षित बना दें? पासवान का बेटा चौकीदारी करता है, साथ साथ उसको शिक्षित कर दें। रविदास का बेटा गाय काटता था, मरे हुए जानवर को उठाता था, उसका बच्चा शिक्षित हो जाए, उसके लिए हम उसको स्कूल बना दें, तो आप इसको क्या कहेंगे कि चरवाहा विद्यालय बना दें? आप ये मानते हैं कि चिराग पासवान, सर्वजीत पासवान, तेजस्वी यादव के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं, आप अब एक लेवल पे आ गए? अच्छा सवाल आपने किया है। हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए कि मैं एमएलए हो गया, यही कहना चाहते हैं आप? जैसे मांझी जी हैं, सांसद हैं, कई वर्षों से मुख्यमंत्री रहे, अभी 1 साल लगभग होने जा रहा है जीते हुए, 1.5 साल। क्या उन्होंने लोकसभा के अंदर मुसहर जाति की उत्थान के लिए, रविदास, चौधरी, पासवान, धोबी, पासी, किसी के उत्थान के लिए क्या एक भी दिन सदन के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव लाया? जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है, क्या चिराग पासवान ने इसका विरोध किया कि जिस पंप पे छापा पड़ते थे उस पंप पे आज सरकार ही मिलावट कर रही है? क्या बात कर रहे हैं? विडंबना है देश का। देश में अभी आंदोलन चल रहा है, आंदोलन का माहौल है, हर कोई अपने पक्ष में जो है वो आंदोलन कर रहा है, अपनी हक की मांग कर रहा है। जंतर मंतर पर फिलहाल आरक्षण के विरोध में, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर स्वर्ण युवा और स्वर्णों का एक बड़ा समुदाय आंदोलन कर रहा है। लेकिन क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए या फिर जातीय आरक्षण होना चाहिए? इन तमाम विषयों पर हम बात करने के लिए बिहार के महागठबंधन के मुख्य सचेतक और आरजेडी के बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत पासवान से बात करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जातीय आधारित जो आरक्षण व्यवस्था है वो सही है या फिर इसकी समीक्षा होना चाहिए। सत्ताधारी दल इस पर कुछ नहीं बोल रहा। सर्वजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत धन्यवाद। सवाल तो ये है सर्वजीत जी कि अभी लगातार अगर कहीं भी किसी स्टेट में देखेंगे तो आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पर एक आंदोलन खत्म हुआ, दूसरा अभी सवर्ण तबका जो है आंदोलन कर रहा है और ये बात कर रहा है कि 80 सालों से आरक्षण चल रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि जब समानता जो हो जाएगा तो 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद जो है उसमें समीक्षा करके बदलाव भी किया जा सकता है। अब इसकी बात दुहाई दे करके और सवर्ण तबका जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहा है। लेकिन आप हमेशा से दलितों की आवाज़ रहे हैं, आप हमेशा से पिछड़ों की बात करते रहे हैं, मुखर आवाज़ रहे हैं, तो आप इसे क्या मानते हैं कि आप जातीय आधारित आरक्षण लागू रहना चाहिए या फिर इसमें समीक्षा होना चाहिए? देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। आरक्षण जो है ये किसी नेता के द्वारा जो है नहीं दी गई है, किसी पार्टियों ने आरक्षण को नहीं दिया है, ये संविधान है। और कोशिश की जाती है, जैसे जंतर मंतर पे भीड़ जुटी आरक्षण के खिलाफ कि नहीं होना चाहिए, तो देश फिर से एक बार जो है बहस के मुद्दा पे खड़ा हो गया। और मेरा अपना जो विचार है, फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि कोई भी दल
कोई भी पार्टियां ये आरक्षण नहीं दिया, बाबा साहब ने का दिया हुआ यह संविधान है। और सबसे बड़ी विडंबना है इस देश का कि संविधान को कमजोर करने के लिए देश के बड़े बड़े पार्टियां, जैसे हम भाजपा की बात कर लें, तो पहला उनका प्रहार रहा कि देश के उन तमाम दलितों को पहले तोड़ो जो रिजर्वेशन की बात करता। आप जैसे देखेंगे कि महाराष्ट्र अठावले साहब दलित के नेता बन के उभरे, पहले स्वर्गीय रामविलास जी थे हम लोग के अभिभावक। एक पीढ़ी जब समाप्त हुई और जो लोग बचे, इनको भाजपा शासित लोगों ने या भाजपा शासित देश और राज्यों ने दलित के नेता को कुचलने का प्रयास किया ताकि इन लोग रिजर्वेशन की बात नहीं करें और अपने साथ भी ले लिया। और अंततः ये रिजर्वेशन की बात ना करे, इसके लिए चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, इन सबों को अपने साथ खड़ा कर दिया। आज विडंबना इस देश का है कि देश का कोई ऐसा नेता नहीं जो भाजपा का, मतलब दलित का जो नेता है वो भाजपा की डफली नहीं बजा रहा। हम 2-3 आर्टिकल पे आपसे हम जो हैं बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 ये समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा देता है। आर्टिकल 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC/ST को विशेष प्रावधान की अनुमति देती है। आर्टिकल 15(5) शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ विशेष प्रावधान की संवैधानिक व्यवस्था करती है। आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(4)(a), आर्टिकल 46, आर्टिकल 335 SC/ST के दावों को सेवाओं के पद में नियुक्त के संदर्भ में संवैधानिक ढांचे का हिस्सा बनाता है। मेरा कहना है कई ऐसे आर्टिकल हैं बाबा साहब का लिखा हुआ जिस पे देश को काम करना होता है, लेकिन पता नहीं क्यों किस साजिश के तहत पहले दलितों को तोड़ा गया। एक राज्य का मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बिहार। बाबा साहब ने कहा कि दलितों की उत्थान के लिए बात करनी होगी, बराबरी में लाना होगा। क्यों? क्योंकि यह सब लोग इसी देश के नागरिक हैं और गरीबी और अमीरी की फर्क मिटाना होगा। कोई जात पात की बात नहीं होनी है। अगर कोई ऊंची जाति के लोग हैं और अगर वो गरीब हैं तो उनको भी आरक्षण के तहत समृद्ध बनाने की प्रयास होनी चाहिए। ये आप मानते हैं कि समानता के अगर अधिकार? मैं नहीं, देश के तमाम वह लोग मानते हैं जिनकी मानसिकता कुंठित होती है, जो लोग सिर्फ सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, वो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते और उनकी आदत हो जाती है कि सत्ता का सुख भोगने के लिए जहाँ से जिसकी भी सत्ता आ जाए वहाँ चले जाए। अब जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है रिजर्वेशन के खिलाफ। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हो रहा सरजीत जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। वही बात उसी बात की मैं बता रहा हूँ। एक BPSC की परीक्षा होती है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम एक सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण किया। उस सरकारी स्कूल में व्यवस्था क्या थी? शौचालय नहीं, पीने का पानी नहीं, बेंच नहीं, कुर्सी नहीं, पंखा नहीं, चौक नहीं, खल्ली नहीं, पंखा नहीं। तो मेरी योग्यता, भाई मैं उस स्कूल में कैसे पढ़ा? क्योंकि गरीब था। मैं उन तमाम दलित पिछड़ों की बात कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति बिना कुर्सी टेबल पंखा का स्कूल में पढ़ के BPSC का एग्जाम देना है और उसी के साथ में वो व्यक्ति जो DAV और DPS में पढ़ के या बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ करके वहाँ गया है, तो फिर
समानता की बात कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर का एजुकेशन हमको मिलता है तो मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये आंदोलन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देश का संविधान कहता है कि चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए। अगर वो आप नहीं दे पा रहे हैं तो बाबा साहब का ये संविधान है, ये कोई मजाक तो नहीं है कि आप जब चाहें तब देश में खड़े हो जाइए। पिछले बार यूजीसी का मामला हो गया। एजुकेशन देना तो सरकार का काम है सुरजीत जी। 80 सालों से सरकार है, 10-12 सालों से बीजेपी की सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही है, तो ये जिम्मेवारी तो थी कि वो एजुकेशन तो बराबर का मिलना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आंकड़े आप निकाल के देख लो, क्या कांग्रेस के शासनकाल में केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बने? शुरुआत किसने किया? जिसमें दलित के भी बच्चे पढ़े और ऊंचे वर्ग के भी बच्चे पढ़े, ये शुरुआत किसने की? और आज के परिवेश में जात पात भेदभाव धर्म ये कौन प्रचार कर रहा है? सरकार की जिम्मेवारी क्या थी? गांव में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार देना। मंदिर बनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना मां सरस्वती का स्कूल बनाना था। इन लोगों ने क्या किया? अब आपसे ये कहना चाहेंगे कि लालू यादव के पार्टी में आप विधायक हैं, महागठबंधन के मुख्य सचेतक हैं। लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि दलितों के, गरीबों के, शोषितों के आवाज़ हैं लालू, लेकिन उनके जब सरकार में रहे तो गरीबों के लिए स्कूल तो नहीं बनाया, चरवाहा विद्यालय बनाया। हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये हम नहीं कहते हैं, कई देश के लोगों ने लालू जी की इस कार्य के लिए बहुत ही सराहना किया था, बहुत उनको बधाइयाँ दिया था चरवाहा विद्यालय के लिए। बिल्कुल। आप डेटा निकाल के अगर आप देखते हैं, कई देश के प्रधानमंत्रियों ने कहा था यह स्कूल उन गरीब बच्चों के लिए है। सोच में बदलाव। लालू जी ने क्या कहा था कि ये गरीब है, इसके पास खाने का पैसा नहीं है, ये भैंस चराता है, इसका दूध बेचता है, फिर एक शाम का अपना भोजन इकट्ठा करता है। तो अगर भैंस नहीं चरा सकेगा तो एक शाम का ये खाना भी नहीं जुगाड़ कर सकेगा। भैंस चराओ, खुले मैदानों में भैंस और जानवर को छोड़ो और इसी विद्यालय में उतना देर आके पढ़ लो। ये कंसेप्ट था, उसको बराबरी में लाने का, शिक्षित करने का। अगर आप इसको कहेंगे चरवाहा विद्यालय खोल दिया तो सोच कि मैं, आप समझिए कि सोच क्या है आपकी। सोच में बदलाव लानी होगी तभी देश तरक्की करेगा। मुशर्रफ का बेटा सुअर चलाता है, क्या किसी सरकार ने मुशर्रफ के बेटे को सुअर चराने के साथ साथ शिक्षित बना दें? पासवान का बेटा चौकीदारी करता है, साथ साथ उसको शिक्षित कर दें। रविदास का बेटा गाय काटता था, मरे हुए जानवर को उठाता था, उसका बच्चा शिक्षित हो जाए, उसके लिए हम उसको स्कूल बना दें, तो आप इसको क्या कहेंगे कि चरवाहा विद्यालय बना दें? विद्यालय के सिस्टम को आज के परिवेश में समाप्त की जा रही है। स्कूल को भगवाकरण, ये कह रहा है कि स्कूल को भगवाकरण से रंगेंगे। आप देखिए मंत्री का क्या सोच, मैंने कितना। भगवा कलर से आपको चिढ़ है? सवाल भगवा कलर का नहीं है, सवाल है कि वह शिक्षा का मंदिर है। जिस राज्य में 90,000 स्कूलों में 48,000 स्कूल में बेटियों को जाने के लिए शौचालय नहीं हो, जिस स्कूल में पीने का पानी नहीं हो, जिस स्कूल में पंखे नहीं हो, बेंच नहीं हो, उस स्कूल के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं और भगवा रंग रंगने के बारे में विचार करें। यह देश सबका है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तिरंगे में बदल दो, कोई कानून, कोई हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन किसी पार्टी को, मंदिर तक को, मंदिर के नाम पे आप शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हो। किसी भी सरकार की ये मानसिकता होनी चाहिए कि बराबरी में बैठने का हक कैसे मिलेगा। अब जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए।
कब बाबा साहब ने कहा कि समीक्षा होनी चाहिए, यही नहीं कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए संविधान में नहीं है, समीक्षा होनी चाहिए। क्या देश के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने दलित पिछड़ा का बेटा कितना शिक्षित हुआ, ऊंची जाति का वह गरीब बेटा जो भूमिहीन है उसका बेटा कितना शिक्षा ग्रहण किया, क्या किसी सरकार ने ये आंकड़ा को देश के सामने रखा? बिहार ऐसे राज्यों में दलित का बेटा कितना पढ़ पाया? मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में 90% दलित का बेटा वो सरकारी स्कूल में मैट्रिक पास करने के बाद छोड़ दे रहा है, क्योंकि वो सक्षम नहीं है हायर एजुकेशन में। ठीक है, आपके सवाल से ही सवाल लेते हैं कि जैसे गरीब जो दलित है, गरीब जो शोषित है, गरीब जो SC ST OBC के लोग हैं, वो उनको मिलना चाहिए, लेकिन आप ये मानते हैं कि चिराग पासवान, सर्वजीत पासवान, तेजस्वी यादव के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं, आप अब एक लेवल पे आ गए? अच्छा सवाल आपने किया है। हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए कि मैं MLA हो गया, यही कहना चाहते हैं आप? हम MLA हो गए तो क्या MLA बनना मतलब होता है कि आप उद्योगपति बन गए? ऐसा तो नहीं होता है। सरकार एक सैलरी देती है काम करने के लिए। वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी लोकसभा में कि राजनीति अगर पैसा करण के धुन में समा जाएगा तो कोई गरीब का बेटा सदन का सदस्य नहीं बन पाएगा। आज क्या हो रहा है? हम लोक जनशक्ति पार्टी के एक उदाहरण देते हैं, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। वो कहते हैं कि मैं दलितों की पार्टी हूँ, गरीबों की पार्टी हूँ। आप इलेक्शन कमीशन का डेटा निकाल लीजिए, जिन लोगों ने नॉमिनेशन किया है 19 में से एकाध को छोड़ दीजिए तो सभी लोग अरबपति हैं। तो फिर गरीब का बेटा सदन कैसे पहुंचेगा? सदन के अंदर रिजर्वेशन की बात कौन करेगा? दलितों के उत्थान की बात कौन करेगा? जैसे मांझी जी हैं, सांसद हैं, कई वर्षों से मुख्यमंत्री रहे, अभी 1 साल लगभग होने जा रहा है जीते हुए, 1.5 साल। क्या उन्होंने लोकसभा के अंदर मुसहर जाति के उत्थान के लिए, रविदास चौधरी पासवान, धोबी पास, किसी के उत्थान के लिए क्या एक भी दिन सदन के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव लाया? जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है, क्या चिराग पासवान ने इसका विरोध किया? हम वहीं आ रहे हैं, हम वहीं आ रहे हैं सर्वजीत जी कि आप मुखर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। ये चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने कल कहा है, मांझी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अठावले जी का बयान नहीं आ रहा है। तो क्या सर्वजीत पासवान ही हिमायती हैं दलितों के, या वो लोग दुश्मन हैं? क्या कर रहे हैं आप? सियासत कर रहे हैं या दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं? दोनों में एक फर्क है। कोई व्यक्ति सत्ता के भूखे होते हैं, उनको मंत्री पद चाहिए होता है, या सत्ता में बने रहने का आदत सी हो गई है। मेरे पिता आजीवन दलितों के लिए उन्होंने लड़ा, ऊंची जाति के गरीबों के लिए लड़ा, पिछड़ों के लिए लड़ा, अकलियत के लिए लड़ा, समाज के लिए शहीद भी हुए, समाज के लिए शहीद हुए, कुर्बानियाँ दिया। किस दल में रह के? रामविलास जी के साथ रहकर उन्होंने कुर्बानियाँ दिया। मेरे परिवार के 10-10 लोग मारे गए, लेकिन हम लोग को क्या मिला? उसके बावजूद भी, मैं अकेला होने के बावजूद भी मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, खड़ा हूँ, लड़ता रहूँगा जब तक जीवित हूँ। समाज तो आपके साथ खड़ा नहीं है, चिराग के साथ खड़ा है। सवाल ये नहीं उठता है कि चिराग के साथ खड़ा है या सर्वजीत के साथ खड़ा है। लोकसभा में हार जाना, इसके लिए कोई समाज दोषी नहीं हो सकता। विधानसभा में फिर से मुझे चौथी बार सदन का सदस्य बना दिया लोगों ने। ये कौन लोग थे? गरीब थे, पिछड़ा थे, अकलियत थे। आपको तो सवर्ण भी चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि मैं सभी जाति धर्मों के हमेशा हितैषी की बात करता हूँ, मैं एजुकेशन की बात करता हूँ।
मैं बिहार की तरक्की की बात करता हूँ, मैं देश की तरक्की की बात करता हूँ। मैं राम भक्त हनुमान नहीं हो सकता। इस बात को समझना पड़ेगा। जो दल दलितों की बात करेगा, पिछड़ों की बात करेगा, गरीबी की बात करेगा, ऊंची जाति में उन गरीबों की बात करेगा, हम उन दल के साथ खड़े रहेंगे और काम करते रहेंगे। आज जिस तरीके से मुखरता के साथ कुमार सर्वजीत जो है आवाज उठा रहे हैं, क्या मंत्री बनने के बाद, बड़े कुर्सी तक जाने के बाद ये आवाज रहेगा या फिर ये खामोश हो जाएगा? जब मैं कृषि मंत्री बना था, कई वैसे फुटेज होंगे आप जिसकी जांच कर सकते हैं। मैं किसानों के लिए जो काम किया बिहार में किसी मंत्री ने नहीं किया। लगातार मैं किसान के नाम पे खाद डीलरों को, न जाने किसको किसको मैंने लगातार हमने फ़ोन किया। एक सबसे बड़ी जो हमारी चाहत है और मैं जो सोचता हूँ कि देश कहाँ जा रहा है। अगर सब देश के दलित के नेता अपने आप को गिरवी रख देंगे तो देश में दलितों की बात कौन करेगा, गरीबी की बात कौन करेगा। मुझे एक वो दिन याद है जब मोहन भागवत का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन को समाप्त कर देना चाहिए, मतलब समीक्षा करनी चाहिए। उस समय देश में एक बड़ी आंदोलन खड़ी हुई थी जिसमें दलित के कई बेटे मारे गए थे और पिछड़ा वर्ग के लोग भी खड़े हुए थे, जो लोग के जेल गए, मुकदमे हुए। तो एक चीज हमेशा देश के नेताओं को ख्याल रखना पड़ेगा कि रिजर्वेशन एक संविधान है, संविधान में दिया हुआ एक लोगों को उत्थान की बात करने का एक व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था के ऊपर किसी ने आंख उठाया तो वह देश में अपनी राजनीतिक कैरियर नहीं बचा पाएगा, चाहे वो कोई पार्टी हो। और देश का तमाम दलित इस बात को अब समझने लगा है कि जिन दलितों को मैं नेता बनाया हूं ये सब सत्ता के सुख भोगने वाले लोग हैं, ये दलितों की बात नहीं करते। जैसे बिहार में आप देखिएगा, सबसे ज़्यादा नुकसान दलितों को किसने पहुंचाया? भाजपा और जेडीयू की सरकार में। वही चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ जो व्यवहार था, बयान निकाल के देखेंगे आप, नीतीश का नाम सुनते आग बबूला हो जाते। नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरे बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ाया। आज वही चिराग पासवान रिजर्वेशन के विरोध में समर्थकों के साथ खड़े हैं, विरोधियों के साथ खड़े हैं, विरोधियों के साथ खड़े हैं, विरोधियों के साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार के तमाम दलितों को इस बात को समझना पड़ेगा। और आखिर ये बार बार ये सिचुएशन क्यों आ रहा है देश में? कभी कोई बिल, कभी कोई बिल। आखिर देश को कमजोर करने की कहीं कोई साजिश तो नहीं है। जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, क्या उसमें कोई जाति धर्म के लोग थे? छात्र थे, जेनजी जिसको कहा जाता है अभी, छात्र थे जिसका कोई जाति धर्म नहीं था। हाँ, वहां तो एक चीज तो साफ, व्यवस्था की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसमें ऊंची जाति के लोग, अकलियत के लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, गरीब लोग, सब लोग थे। ये आंदोलन और आगे नहीं बढ़े। भाजपा का जो कैरेक्टर है, इसकी कहीं छात्र देश का खुलासा न कर दे। हो सकता है कहीं जंतर मंतर पे जो लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं उसकी लिंक भाजपा से तो नहीं है। वो तो भाजपा के विरोध कर रहे हैं। ये तो शुरू से इनका टेक्निक रहा है ना, ये टेक्निक रहा है। वोट डालो और शासन करो, ये भाजपा का हमेशा ये एक रणनीति मानी गई है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि देश को किसके खिलाफ लड़ना था? चाइना जो आपका जमीन हथिया रहा है, चाइना के बराबरी में हम कैसे खड़े हो जाएं, ये लड़ाई इसकी थी।
जनता ने देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? भाई- जापान का बराबरी करना था, चाइना, अमेरिका का बराबरी करना था, चाइना का बराबरी करना था, उसके लिए ना। एक छोटे से देश पाकिस्तान जो बार बार आंख उठाता है, उसे सुरक्षा और उससे सुरक्षित रखना है, देश को महफूज रखना है। आज लड़ाई किससे लड़ी जा रही है देश में? देश में लोग देश के लोग से ही लड़ा रहे हैं। कभी दलित की रिजर्वेशन का खिलाफ, कभी छात्रों के खिलाफ, कभी एजुकेशन में भ्रष्टाचार, कभी पेपर लीक, न्यायालय। सोचिए कितनी इस देश के गरीब से अमीर तक कितनी गर्व की बात किया करते थे कि यहाँ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक से हम लड़ेंगे और न्याय लेके रहेंगे। वर्ड को समझिए, न्याय लेके रहेंगे, न्याय लेंगे, भरोसा इतना, ये भरोसा था। इनकी पॉलिसी देखिए, जो जज रिटायर करते हैं उनको राज्यसभा के एमपी भेज देते हैं। क्यों? ये लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं। भाई वो रिटायरमेंट हो गया उनका, देश के लिए सेवा किया है। हम पाकिस्तान से महफूज कैसे रहेंगे, इसमें जो आप सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाइए ना मेंबर। हम चाइना के बराबरी कैसे करेंगे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को मेंबर बनाइए ना। आप देश को ये संकेत देना का चाह रहे हैं कि जो जजेस हमारी बात मानते हैं हम उसको राज्यसभा भेज देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा ना। देश को महफूज रखने के लिए अभी आप एक और बात समझिए, हम स्कूल के लिए तरस रहे हैं कि गाँव में हमें स्कूल चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, बेंच चाहिए, कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, टॉयलेट चाहिए। आपको विपुल जी नहीं मालूम है, 48,000 ऐसे बिहार में स्कूल हैं जहाँ पे शौचालय नहीं है, और बेटियां जब हमारी यंग हो रही हैं तो स्कूल छोड़ रही हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक हमारी बेटियां को खेत में के अलावा और जाने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है शौचालय का। ये सवाल सम्राट सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैंने सदन को कहा है, मैंने शिक्षा मंत्री को आगाह किया है कि शर्म आनी चाहिए वैसे शिक्षा मंत्री को जिसके बिहार में 48,000 स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और आप बात कर रहे हैं बराबरी का। ऐसे नहीं चलेगा। बिहार के दलितों को जागना होगा और अपने अधिकार के लिए सड़क पे निकलना पड़ेगा। ये सब नेता के चक्कर में, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अपने अधिकार के लिए सवर्णों को भी साथ खड़ा करो। गांव में अगर स्कूल नहीं है, पिछड़ों को भी साथ खड़ा करो। सबको एक साथ खड़ा करके अपने अधिकार की बात करो। तो कभी आप जीतन राम मांझी के नाम पे, कभी चिराग के नाम पे। आप अब मानते हैं कि ये जो जंतर मंतर पर सवर्णों का जो आंदोलन है वो एक साजिश है बीजेपी का? बिल्कुल। लेकिन वो बीजेपी को जात पात में बांटने की ये साजिश है, क्योंकि जंतर मंतर पे अधिकार की लड़ाई हुई। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो तो दलितों के साथ खड़ा है, कोर्ट में ये एफिडेविट दे रहा है कि मैं रिजर्वेशन लागू रहेगा, रिजर्वेशन के खिलाफ हम कुछ भी अमेंडमेंट लेकर नहीं आए। फिर बार बार कभी यूजीसी का बिल, कभी कुछ बिल, कभी कुछ बिल, कभी जंतर मंतर। ये हो क्यों रहा? आप बहस को क्यों छिड़वा रहे हैं? हम तो शांत बैठे हैं, हम गरीबी की मार झेल रहे हैं। मेरे गांव में नली नहीं है, गली नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, खाने के लिए एक शाम का अनाज नहीं है। अरे बराबरी का हक आप उस दिन दिला पाओगे जिस दिन गांव में अनाज पे पाबंदी लगा दोगे। जो आप राशन बांटते हो, क्यों बांट रहे हो? इसलिए ना कि हम गरीब हैं। राशन बांटना बंद होगा मतलब कि बराबरी में हम खड़े हो। इस बात को समझिए। हम गरीब हैं तभी ना आप हमको दे रहे हैं राशन। वो भी राशन अपना कह रहे हैं। ये राजीव गांधी जी का किया हुआ था। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। हम तो सिर्फ इतना ही देश के, बिहार के तमाम दलितों से आगाह कर रहा हूं कि प्लीज आप अपने संविधान को बचाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लो। और जंतर मंतर पे अगर देश के छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो बिहार का दलित, पिछड़ा, अकलियत, स्वर्ण जो गरीब हैं, अपने अधिकार के लिए एक दिन ऐसा आएगा जो पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक आंदोलन होगा
और हमने कहा है तेजस्वी यादव जी से कि नेतृत्व करिए सबके लिए, दलितों के अधिकार के लिए एक दिन ऐसा लाओ कि पटना के गांधी मैदान में जगह नहीं मिले, तभी रिजर्वेशन पे प्रहार रोक पाएंगे, अन्यथा नहीं रोक पाएंगे। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जो है एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उसी देश का एक दलित का बेटा माथे पे पैखाना लेके घूम रहा हो, आपके घर में वह टॉयलेट साफ करने आता हो, आपके बच्चे एसी में सो रहे हैं और वो दलित का बेटा आपके यहाँ घर में पैखाना साफ कर रहा है। तो कौन ऐसा देश का नागरिक है जो ये नहीं चाहता है कि मेरे घर में भी पैखाना साफ करने वाला बेटा मेरे बराबरी में बैठ के खाना खाए? है तो मुझे तो नहीं लगता है ये कोई ऐसा देश का यूथ होगा जो ऐसा सोचता होगा कि ये जीवन भर पैखाना साफ करते रहे। लेकिन भाजपा की मानसिकता है, भाजपा की मानसिकता ये है। और अगर साजिश अगर भाजपा नहीं अगर रोकती है तो तमाम इस देश का और गरीब का बेटा, बिहार का दलित का बेटा, हम सब दलित, मैं भी उसमें शामिल रहूंगा और माथे पे टीना में पैखाना लेके और भाजपा के ऑफिस पे खड़े हो जाऊंगा कि तुमने अभी तक मेरा यही अधिकार दिया। अगर नहीं मानिएगा, ये सोचते हैं कि मैंने देश के तमाम दलित नेता को खरीद लिया तो रिजर्वेशन पे अब कोई नहीं बोलेगा। देश में अभी तेजस्वी यादव जिंदा है ना। तेजस्वी के बारे में तो कहते हैं ना, वो बीजेपी के नेता बोलते हैं और बाकी लोग भी बोलते हैं कि तेजस्वी यादव हमेशा कंफर्ट में रहते हैं, यूरोप चले गए घूमने, बराबर टूर पे चले जाते हैं। यही बात मुझे एक समझ में नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी अगर एक साल में 100 बार विदेश जाते हैं और एक कोई पिछड़ा का बेटा अगर विदेश चला गया, बड़ी परेशानी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि साल में बिहार के कितने एमएलए विदेश जाते हैं, जरा उसकी भी समीक्षा करा लीजिए। और उसमें सबसे ज़्यादा भाजपा के विधायक हों जो विदेश भ्रमण करते हैं, सबसे ज़्यादा। आपको लगता है कि तेजस्वी लालू यादव की तरह बिहार को नेतृत्व कर पाएंगे? कर पाएंगे, क्यों सवाल उठा रहे हैं? कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव बिहार में नहीं होते लीडर के रूप में तो सब तो बिक गए। अब न कोई पिछड़ों की बात करता है, न कोई दलितों की बात करता है, न कोई अकलियत की बात करता है। भाई, यह देश हिंदुस्तान जो धर्म के नाम पे लड़ा रहा हो, हिंदू और मुसलमान करता हो, ये कभी देश को तरक्की होने देगा क्या? बांकीपुर कैसे हार गए आप? बहुत अच्छा। बांकीपुर, ये सवाल आपके वोटर भी ये हमारे लायक सवाल नहीं है। ये देश के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना होगा कि ये बांकीपुर आप हार कैसे गए। ये उनसे सवाल अगर पूछेंगे तो मुझे लगता है कि नितिन नवीन जो है वो अच्छा इसका उत्तर। प्रशांत किशोर पहले तेजस्वी यादव के खिलाफ बहुत बोलते थे, अभी हाल के 2 दिन पहले तेजस्वी यादव को बिहार का विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बताया और बड़ा सॉफ्ट नजर आया। क्या अंदर अंदर खेल चल रहा है कुछ? सवाल खेल का नहीं है, सवाल विचार का है। दोनों का विचार मिल रहा है, हो सकता है भविष्य में मिले। विचार का है कि प्रशांत किशोर, जो लालू जी ने कहा, जो क्या कहा कि हम उस सदन के सदस्य बने हैं जहां पे लालू यादव ऐसा लीडर बैठते थे, जहां कर्पूरी ठाकुर ऐसा लीडर बैठते थे। ये कोई छोटी मोटी प्रश्न नहीं है। मैं उस सदन का सदस्य हूँ जहाँ लालू बैठते थे, कर्पूरी ठाकुर बैठते थे, कर्पूरी ठाकुर बैठते थे, नीतीश बैठते थे, नीतीश बैठते थे। अगर चिराग पासवान ऐसा लीडर बैठा होता और कर्पूरी के सिद्धांत को समझा होता, जयप्रकाश की लड़ाई पे को पढ़ा होता, लालू जी के सिद्धांत को बढ़िया से स्टडी किए होते, जिनके पिता आजीवन कांग्रेस की बात किया, एक चीज ये शायद वो भाजपा की एक चीज के लिए जवाब हम जानना चाहेंगे। इस देश के दलित भी आपको देखेंगे कि एक कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है।
जात जात को काटता है। चिराग पासवान आपके समुदाय से आते हैं, आपके जाति के हैं, बड़े नेता हैं। चिराग पासवान आपके निशाने पर हमेशा क्यों होते हैं, जबकि आप चिराग व्यक्तिगत रूप से चिराग कभी हमारे निशाना पे नहीं होते। हम सब परिवार हैं। सवाल ये उठता है कि सदन के अंदर आपने अपने राजनीतिक जीवन में कितने बार दलितों की बात किया। राम भक्त हनुमान आपने हर बार कहा। जब से आप चुनाव जीते हैं आपने देश के दलितों के बारे में, बिहार के दलितों के उत्थान के बारे में कितनी बार जो है आपने स्पीच दिया। बिहार में एक भी कोई दरोगा थानेदार नहीं है दलित पिछड़ा, इसकी बात आपने कब किया। पूरे बिहार में कोई दलित का बेटा एसडीओ नहीं है, इसकी बात चिराग ने क्यों नहीं किया। पूरे बिहार में कोई दलित का बेटा एसपी नहीं है, इसकी बात आपने क्यों नहीं किया। पूरे बिहार में कलेक्टर कोई दलित नहीं है जिला में पोस्टिंग, उसकी बात तुमने क्यों नहीं किया। और सिर्फ लोक शिकायत निवारण में ही दलित का अधिकारी क्यों पोस्टिंग होगा, इसकी बात उन्होंने कभी नहीं किया। हम सिद्धांत की लड़ाई लड़ते हैं, हमारा व्यक्तिगत उनसे मधुर संबंध है। हम उनके पिताजी के साथ लंबे अरसे तक काम किए हैं और मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे शिकायत नहीं है। हमारा विचारधारा की लड़ाई है। आपके साथ दलित, अगर आप कहते हो कि दलित मेरा साथ देता है, चौकीदारी प्रथा की आपने बात नहीं किया। मुख्यमंत्री ने दलितों को वोट के नाम पे दलित और महादलित बना दिया, इसको एक करने की बात आपने क्यों नहीं किया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रिजर्वेशन पे प्रहार ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है। आपने दलितों को बांटा, आपने भाईचारा मिटाने की कोशिश किया। हम इसकी बात कर रहे हैं। आप चिराग जरा बताएं कि आपके नेतृत्व में सरकार चली, मतलब आपके गठबंधन में आपके साथ देने से कोई दलित का बेटा सिटी डीएसपी है क्या पूरे बिहार में। गया में 63 थाना है, एक थानेदार बता दो जो कोई दलित का बेटा हो। आप हमें देते भी नहीं हैं, रिजर्वेशन भी खत्म करने की बात करते हैं। तो क्या दलित का बेटा जो अधिकारी बना, क्या वो उसमें टैलेंट नहीं है? क्या वह संविधान पढ़ के नहीं आया है? मांझी भी तो गया के रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। आप चिराग को बोलते हैं, मांझी पर नहीं बोलते। मांझी जी को भी मैंने कहा, अभी मैंने कहा कि सदन के सदस्य मांझी जी बने, एक कोई स्पीच बता दीजिए उनके जिन्होंने मांझी समाज की चर्चा सदन में किया हो। आज बिहार में सबसे अगर कोई गरीबी का मार झेल रहा है तो मांझी जाति के लोग झेल रहे हैं। 99% पासवान हो, रविदास हो, चौधरी हो, 90% लोग बेरोजगार हैं, शिक्षित नहीं है। सवर्णों के बीच अगर आपको दिल्ली जंतर मंतर पर जाना हो और आपसे अगर आपको एक शब्द अगर बोलना हो, एक जवाब अगर उनको देना हो, तो आप सवर्णों को क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि भाई देश को बचाने की लड़ाई अब लड़िए। सवर्णों का इतिहास रहा है, जब जब देश में खतरे की घंटी बजी है वो आगे आए हैं, दलितों को समर्थन दिया है, पिछड़ों के साथ खड़ा रहे हैं। तो देश को बचाने के लिए उनको अब आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यह देश जाति और धर्म से अब नहीं चलेगा, अब एजुकेशन से चलेगा, डेवलपमेंट से चलेगा। बीजेपी तो कह रही है ना कि हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, हम तमाम सारी चीजें कर रहे हैं। फिर से मैं आपको एक बात रिपीट कर रहा हूं, ये भाजपा की सरकार हमें नहीं, दलितों के प्रहार नहीं है, समझ लीजिएगा बात को। ये प्रहार स्वर्णों पे भी है। राजीव प्रताप रूढ़ी टैलेंट नहीं है, केंद्रीय मंत्री नहीं हो सकते थे। आनंद मोहन नेता नहीं है, प्रभुनाथ सिंह का परिवार नेता नहीं है कि नहीं। एक लाइन से सारे स्वर्ण जाति के लीडरों को ये भाजपा की सरकार ने ठंडा कर दिया, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं लोग। राजनाथ सिंह तो है ना रक्षा मंत्री,
नितिन गडकरी तो है ना। मैंने तो वो दिन भी देखा जब लालू जी के समक्ष रघुवंश बाबू, जगता बाबू, प्रभुनाथ बाबू, न जाने कितने लोग बिहार को चलाते थे। आज एक कोई स्वर्ण, आनंद मोहन ने भाषण दिया, ठंडा हो गया ना, ठंडा कर दिया लोगों ने। इस सरकार में स्वर्णों पे भी प्रहार हो रहा है। दलित को तो प्रहार हो ही रहा है, स्वर्णों पे भी प्रहार हो रहा है। इसलिए बीजेपी कहती है कि हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ये विपक्ष के लोगों के कथनी और करनी में अंतर होता है। हमने जो चीज कहा, हम राम मंदिर बोले, हमने बनाया, हमने महंगाई को कम किया। भाजपा ने कभी ये तो नहीं कहा था कि मेरे पार्टी फंड में 60,000 करोड़ इकट्ठा करूंगा मैं, कहा था कभी? क्या देश के प्रधानमंत्री जब जनता से वोट मांग रहे थे तो क्या देश के प्रधानमंत्री ने कभी कहा कि 60,000 करोड़ मेरे पार्टी फंड में इकट्ठा करूंगा? नहीं कहा। जितना भाजपा के पार्टी फंड में पैसा है, मैं उनसे विनती करता हूं कि यह 60,000 करोड़ में आपने पूरे देश में भाजपा का कार्यालय बना लिया, तो क्या कोई दलित पिछड़ों के लिए कोई स्कूल नहीं बना पा रहे हो? कुछ उसके पैसे, उसके आधे हिस्से का बिहार के तमाम गांवों में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना दो, बड़ा नाम लेगा लोग। जब गरीब के बच्चे शिक्षित होंगे तो नाम तो लेगा ही। आप सोच लीजिए, जिस पार्टी के पार्टी फंड में 60,000 करोड़ रुपया हो, क्या हो रहा है देश में? कौन सी नैतिकता की बात करते हैं लोग? मुझे तो नहीं आया आज तक समझ में। भाजपा पर मतलब आपको भरोसा नहीं भाजपा पे? भाजपा पे किसको भरोसा होगा? जाति धर्म की बात करने के लिए, दलितों की रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए, दलितों को बांटने के लिए, स्वर्णों को ठंडा करने के लिए, किस बात का भरोसा है? हम लोग तो उस दिन याद है जब देखा करते थे कि बिहार में राजपूत समाज का एक राजनीतिक पे दबदबा हुआ करता था। आपके यहाँ औरंगाबाद निखिल बाबू, गया अवधेश बाबू, छपरा सारण चले जाइए, प्रभुनाथ हो, चारों तरफ। और गरीब लोग बड़ा आशा से जाया करता था लोगों के पास। आज आप देख लीजिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाजपा की नीति और सिद्धांत मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दलितों से चिढ़, राजपूतों से चिढ़, पिछड़ों से चिढ़, मुसलमानों से चिढ़, तो किसको लेके चलना चाहते हो आप? मीडिया मैनेजमेंट से देश कभी तरक्की एक चीज तो मानते हैं आप कि जो गैस है, आपके समय में एसडीएम पैरवी करा कर सिलेंडर लेना पड़ता था। आपके समय में परेशानियां, कोटा से चीनी मिलता था, कोटा से चीनी मिलता था। किसी की जब बेटियों की शादी होती थी, कोई एमएलए लिख देता था एक लेटर हेड पे कि ये गरीब है, इसकी बेटी की शादी, इसको 50 किलो चीनी दे दीजिए। डीलर मुफ्त में दे दिया करते थे। 400-500 में एक साधारण परिवार का बेटा, बेटियां 400-500 में गैस सिलेंडर खरीद के और 1 महीना अपने परिवार को चलाता था। आज 150 और कॉमर्शियल की बात ही मत करिए। पेट्रोल पंप पे मैंने देखा छापा मारते हुए। कौन है भाई? तो पेट्रोल पंप के बड़े अधिकारी आए हैं पेट्रोल पंप पे छापा मारने, ये कहते हुए कि इसमें मिलावट है। तकदीर देखिए इस देश का कि जिस पंप पे छापा पड़ते थे, उस पंप पे आज सरकार ही मिलावट कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? विडंबना है देश का। सरकार कहाँ मिलावट कर रही है? इथेनॉल मिला करके न जाने कितने गाड़ियों का लाइफ चौपट कर दिया। ये विडंबना ही न है। और देखिए इन लोग का चतुराई। बिहार में भी कहा कि हम इथेनॉल की फैक्ट्री लगा दिए। अमेरिका ने कहा कि भाई हमसे इथेनॉल खरीदना होगा। नरेंद्र मोदी झुक गए और कहा कि आपसे इथेनॉल खरीदेंगे। और देश के तमाम इथेनॉल की इंडस्ट्रियां अब जो है बैंकरप्ट हो रही है।
तो इनके चाल और चरित्र समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए बिहार के तमाम दलितों को ये समझना होगा कि जो आपके अधिकार की बात नहीं करता है उसको रगेदो, खदेरो। जो सत्ता का सुख भोगना चाहता है उसको खदेरो। बात जो है अब एजुकेशन पे होगा देश में। मैंने ये रिजर्वेशन खत्म नहीं होना चाहिए। ये माचिस की तिल्ली है। जिसने भी जलाने की कोशिश किया वो स्वयं भस्म हो गए। और जब तक ये संविधान है तो आरएसएस प्रयास कर रहा है ना भाजपा संविधान को बदलने का। आरक्षण संविधान का एक अंग तो है ही, ये माचिस का एक तिल्ली भी है। जलाइएगा तो जल के राख हो जाइएगा। ये थे कुमार सर्वजीत, जो बिहार के महागठबंधन के मुख्य सचेतक हैं और राजद के बड़े नेता हैं, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री भी हैं। ये तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे और ये बोल रहे हैं कि आरक्षण संविधान में है और संविधान को जो बदलेगा, ये माचिस का तिल्ली है, वो जल कर राख हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।